welcome to Achievers Hive, dear learners. If you are preparing for RPSC second grade teacher examination यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड से अगर आप टीचर्स के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस को आप हमारी प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आज का जो वीडियो है, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का वीडियो है, ये कुछ पार्ट्स में हमें स्प्लिट करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैन आई कवर इन अ वीडियो, कि जिसको आप एक बारी में एक स्ट्रेच में देख सके। तो आज जो हम टॉपिक्स लेंगे दे विल बी मेजरली साइकोलॉजी। सबसे पहले तो साइकोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस को भी स्टडी करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती हैं कि ये जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है या एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है किसने दी है, इस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। उसके बाद इसका नेचर क्या है और इसके कुछ गोल्स, और आगे बढ़ते हुए हम इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस क्विकली टेक दिस टुडेज टॉपिक विच इज़ अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑल्सो हम ये जो टॉपिक्स हैं उनको नोट्स की हेल्प से पढ़ेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए लेट्स क्विकली बिगिन। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ हम इसके बाद जाएंगे। साइकोलॉजी जो है, आप इस वर्ड से तो फेमिलियर है ही, ये दो ग्रीक वर्ड्स, डिफरेंट ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें कि साइकी प्लस लोगस मेक्स साइकोलॉजी। साइकी का मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है साइंस। इनिशियली साइकोलॉजी क्योंकि फिलॉसफी से डिटैच हुई थी, अलग हुई थी, धीरे धीरे ब्रेक हो रही थी, तो इसीलिए इसको साइंस ऑफ सोल का नाम दिया गया। बट क्योंकि सोल जो है वो मेटाफिजिकल है, उसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उस पर कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यही वजह थी कि ये बहुत टाइम तक साइंस ऑफ सोल नहीं रही। इनिशियली जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन्होंने इसको साइंस ऑफ सोल कहा। रीज़न बीइंग वही कि फिलोसफी से ये निकली थी, लेकिन इस पर ज़्यादा साइंटिफिकली वर्क नहीं किया जा सक रहा था। इस वजह से इसको फर्दर आगे इसको चेंज, इसकी फॉर्म जो है वो चेंज होती चली गई। इसके बाद ये साइंस ऑफ माइंड की फॉर्म में आई जब विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस को जोड़ा, कि जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस, जैसे सोचना, समझना, राइट, परसीव करना, ये सारे जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारा ब्रेन परफॉर्म कर सकता है, जो हमारा माइंड प्रोसेस कर सकता है, उनको जब स्टडी किया जाने लगा तो लगा कि ये साइकोलॉजी तो माइंड की स्टडी है, माइंड को हम इसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसीलिए इसको साइंस ऑफ द माइंड कहा जाने लगा। उसके बाद आगे बढ़े तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आया, जब विलियम वुड ने और एक्सपेरिमेंट्स किए, जेम्स सी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके बाद यहाँ पे कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस को भी ऐड किया गया, तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। क्योंकि ये माना जाने लगा कि हम किसी पर्सन की जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, प्रेजेंट में वो जो भी कह रहा है, कर रहा है, उन चीज़ों से वो अवेयर होता है, वो सब उसके माइंड की परफॉर्मेंस होती है। तो इस तरीके से साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे ऐड हुआ। इसके ही साथ क्योंकि साइकोडायनामिक भी आ चुकी थी और साइकोडायनामिक्स में जो है वो कॉन्शियसनेस के तीनों लेवल्स को ऐड किया गया था, तो वो भी साइकोलॉजी में जोड़े गए। उसके बाद साइंस ऑफ बिहेवियर। अब मॉडर्न टाइम में 20th सेंचुरी के बिगनिंग में साइकोलॉजिस्ट ने ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि जैसा हम बिहेव करते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है, वो हमारे साइकोलॉजी को डिफाइन करता है कि हम किस तरह के पर्सन होंगे। तो इस तरीके से साइंस ऑफ बिहेवियर भी इसको एक्सेप्ट किया गया। तो साइकोलॉजी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ओल्ड है साइंस ऑफ सोल, और मॉडर्न टाइम में साइंस ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ माइंड भी इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, जो कि साइकोलॉजी का लेटेस्ट आप देख सकते हैं। अब अगर डेफिनेशंस की बात करें तो B.F. स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने बहुत सारे तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया है। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज़ पूछी जाएंगी। अगर डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की बात करें तो देखिए, हर एक साइकोलॉजिस्ट का, हर एक थ्योरिस्ट का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो अपने एंगल से उस चीज़ को जिस तरह से देखता है वो उस तरह से बताता है। तो जब हम आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो हम भी उसके ही पर्सपेक्टिव को आपको एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे हम अपने कुछ भी लॉजिक नहीं लगा सकते, राइट। तो यहाँ पे जैसे अगर हम B.F. स्किनर की डेफिनेशन उठा लें, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। इन्होंने भी हमारे बिहेवियर के साथ साथ हमारे एक्सपीरियंसेस को भी इसमें ऐड कर दिया, तो इस तरीके से ये एक डेफिनेशन बन गई। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी डेफिनेशंस देखेंगे साइकोलॉजी की जो आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर हम मीनिंग की बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आप क्लास 11 की NCERT उठा के देखिए, आपको बिल्कुल बिगनिंग में ही, शुरुआत में ये टॉपिक मिलेगा देखने के लिए, वहाँ से आप इसको कवर भी कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आप कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, लाइक अदर ब्रांचेस। बट साइकोलॉजी जिस किसी फील्ड के साथ जुड़ जाती है
उस फील्ड को अपने साथ ले लेती है, उसके साथ जुड़कर एक ब्रांच क्रिएट करती है। तो साइकोलॉजी डेफिनेटली एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ी है, तभी यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक ब्रांच बनी है। अब हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने समझा कि साइकोलॉजी में हम माइंड की स्टडी करते हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी लर्नर के, किसी भी पर्सन के, विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन और द एजुकेशन सिस्टम, राइट, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के, एजुकेशन की फील्ड में होने वाले चेंजेस या पर्सन के बिहेवियर को हम उसमें स्टडी करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि आप एक इलिटरेट पर्सन और एक लिटरेट पर्सन की बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीफ सब में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखते हैं। ऐसा आप क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आप कि जो पर्सन है एक एजुकेशन की फील्ड में है और एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों में चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्या वजह होती है, किस तरीके से हम और कुछ कर सकते हैं उन चेंजेस को रिमूव करने के लिए, या क्यों ह्यूमन का बिहेवियर इतना वेरी करता है, ये सारी बातें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विद सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे टीचिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। हर एक टीचर जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ता है कभी ना कभी। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि बिना पढ़े आप टीचिंग की फील्ड में नहीं आ सकते, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने आसपास रहने वाले लोगों को किस तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनके माइंड को स्टडी कर पाएंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी हो जाती है। Educational psychology is that branch of psychology which deals with the application of psychological findings in the field of education। सबसे आसान बात यहाँ पे लिखी हुई है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं deals with the human behavior in educational situations। ये एक systematic study होती है the development of the individual in the educational setting। किसी भी पर्सन के एजुकेशनल सेटिंग की डेवलपमेंट को हम देखते हैं कि पर्सन कितना एजुकेटेड है, किस तरह से वो अपनी लाइफ में एजुकेशन की फील्ड में वर्क कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं, अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। फिर वही चीज़ आ जाती है कि जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हर एक थ्योरिस्ट ने, हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने एंगल से दिए हैं, लेकिन हम यहाँ से कुछ मीनिंग्स निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट अभी समझा रही हूँ, तो इसको समझने की कोशिश थोड़ा सा कीजिएगा। हालांकि ये भी वही बात है कि आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसने क्या कहा है, और उसके ही एंगल से हम आपको समझाने की कोशिश कर पाएंगे यहाँ पे। बट फिर भी थोड़ा देखते हैं। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। बड़ा सिंपल है। स्किनर ने कहा है कि टीचिंग और लर्निंग की फील्ड में जब साइकोलॉजी आ जाती है तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन जाती है। जब हम बर्थ से लेके ओल्ड एज तक किसी भी पर्सन के लर्निंग एक्सपीरियंस को देखते हैं तो वहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। साइंस ऑफ एजुकेशन भी कहा गया एजुकेशनल साइकोलॉजी को। उसके बाद और भी इसी तरीके से डेफिनेशन है, तो आप समझ पाएंगे कि ग्रोथ डेवलपमेंट को स्टडी करना, किसी भी पर्सन के एकेडमिक अचीवमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, एजुकेशनल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना, इस तरीके की चीज़ें जो भी होती हैं वो साइकोलॉजिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेफिनेशंस देख सकते हैं। बहुत सारी और बातें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Educational psychology concerned primarily in understanding the process of teaching and learning that take place within formal environment and developing ways of improving those methods। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम है वो दो तरीके से वर्क करता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सिस्टम वो होता है जो हम इस दुनिया में आने के बाद धीरे धीरे अपने आप से ही सीखते चले जाते हैं। जैसे हमें कोई नहीं बताता कि हमें किस जगह पर कैसे बिहेव करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आप भी सीखते हैं। बहुत सारे हमारे एटिकेट्स आते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चा जो है वो देख देख के अपने एनवायरनमेंट के साथ सीखता चला जाता है। ये सब कुछ इनफॉर्मल सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन जो फॉर्मल सिस्टम होता है वहीं पर एजुकेशनल साइकोलॉजी वर्क करती है, राइट। यहाँ पर ये डीपली साइंटिफिक वे में वर्क करती है। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं, मोटिवेशन, कॉग्निटिव, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट, पर्सन का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, क्या टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, बच्चे की काउंसलिंग, उसका एकेडमिक अचीवमेंट, ये सब कुछ हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में फॉर्मल वे में लर्न करते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इन सब फील्ड्स में वर्क करती है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर क्या है? सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। क्यों है एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस? एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे आगे, और आंसर बड़ा सिंपल है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो रिसर्च की बात करती है। ये यहाँ पे डिफरेंट लॉज क्रिएट करती है, फैक्ट्स निकालती है।
तो इस वजह से एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस बन जाती है। देखिए साइंस में हम यही सब तो करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस बनकर हमारे सामने आती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है क्योंकि हम नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशंस, गैदर्स हिज डेटा एंड रीचेस हिज कंक्लूजन इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज फिजिसिस्ट और द बायोलॉजिस्ट। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो नेचुरल साइंस को के अंदर भी वर्क करते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे कि डिफरेंट साइंटिस्ट वर्क करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सोशल लेवल पर ही होता है ना। जब एक से भी ज़्यादा लोगों से जुड़ गए तो आप सोशल वर्ल्ड का पार्ट बन गए। तो डेफिनेटली एक सोशल साइंस है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एजुकेशन सिस्टम एक सोशल लेवल पे वर्क करता है। ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बना है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, हर किसी के लिए बना है। एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इस फील्ड में वर्क करते हैं। आप देखिए जो लोग टीचिंग के फील्ड के नहीं भी होंगे लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के लिए तो वर्क करते हैं। दे आर नॉट द टीचर, दे आर नॉट द प्रोफेसर, स्टिल दे आर डूइंग इट। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो कि हमारे साइंटिस्ट हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, उसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, ये भी एजुकेशनल सिस्टम के लिए अपना वर्क कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक सोशल साइंस का भी पार्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइंस डील्स विद द फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो चाइल्ड के बिहेवियर को वैसे ही अंडरस्टैंड करती है जैसे ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है, इसीलिए इसको हम एक पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइंस भी है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का एजुकेशन की फील्ड में एप्लीकेशन होती है। आपको पता ही है अप्लाइड क्या होता है। अप्लाइड साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपने अप्लाइड सुना है। जब आप चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं देन इट इज़ सिंपली द सब्जेक्ट। जब इसके आगे अप्लाइड लग जाता है इसका मतलब अब वो चीज़ें एप्लीकेशन में आ गई हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसको आप एक्चुअली में अप्लाई करते हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल्स और लॉज बनाते हैं, उन प्रिंसिपल और लॉज को आप अप्लाई ज़रूर करते हैं और करके आप देखते हैं कि वो चीज़ें कितनी सक्सेसफुल हो गई हैं। अगर कहीं पर अनसक्सेसफुल हो रही हैं तो फिर आप उनको चेंजेस करके और फिर उसमें जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है वो करते हैं। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की अप्लाइड साइंस होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। ग्रो करने वाली साइंस है, मतलब इसमें हमेशा चीज़ों के मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के चांसेस होते हैं और जो भी चीज़ें हम करते हैं वो कितनी सक्सेसफुल हुई हैं, कहाँ तक वो आगे बढ़ रही है। देखिए साइंस तो कभी एक रुकने वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये ग्रोइंग साइंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साइंस तो हमेशा ही ग्रो करती है, चेंज होती रहती है, बढ़ती है आगे। आप देखिए अब से 10 साल पहले जिन टेक्नोलॉजीज़ का आप यूज़ करते थे, आज 10 साल के बाद वो चीज़ें कितनी ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड की अगर हम बात करें। तो साइंस तो हमेशा ही ग्रो करती है। डेवलपिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी चेंजेस किए जाते हैं, जो भी रिसर्च की जाती है, वो एक पॉजिटिव चेंज लाती है हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में, एजुकेशन की फील्ड में बेसिकली। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है। आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास एक टॉपिक है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो नेचर है वो साइंटिफिक होता है। लेकिन क्यों होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। The nature of educational psychology is regarded as scientific because it is organized, systematic and universally accepted body. जो भी इसके लॉज होते हैं, जो भी इसमें हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, राइट, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए लॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और यूनिवर्सल, इसमें जो मैथड्स होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, राइट। इसके जो लॉज बनाए जाते हैं वो सभी जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें हमेशा कांस्टेंट सर्च ऑफ द ट्रूथ रहती है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी के जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई ऑल्टर कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट में जो ज़रूरी है। इसका एक एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए जब हमारा ऑनलाइन स्टडी सिस्टम नहीं था, जो कि हमने कोरोना के बाद से ज़्यादा देखा है, तो उससे पहले क्या था, एक ऑफलाइन मोड पर स्टडी हुआ करती थी। अब जो टाइम के साथ रिक्वायरमेंट आई, राइट, जैसी भी रिक्वायरमेंट आई उस रिक्वायरमेंट को हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी ने भी एक्सेप्ट किया, मॉडिफिकेशन किया और वो क्यों ज़रूरी है ये लोगों को समझाया। आप देखिए कि छोटे छोटे गाँव में तक लोग अब जो है वो फ़ोन यूज़ नहीं करा करते थे या जो कुछ भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करा करते थे वो करने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, ये ज़रूरत है। तो एजुकेशन की वजह से नॉलेज गेन करने के लिए भी उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ करा।
तो यहाँ पे हमेशा क्या बेटरमेंट हो सकता है, इसकी लगातार सर्च बनी रहती है, और सर्चिंग का काम तो साइंस में ही होता है, राइट। यही वजह है कि इसमें जो हम कहते हैं कांस्टेंट सर्च ऑफ द ट्रुथ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चीज़ें नई हैं, उनको फाइंड आउट करना और देखना कि वो हमारी साइकोलॉजी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पर ज़रूरी हैं, और अगर ज़रूरी है तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी। एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट एक्सेप्ट हेरेसी एंड डज नॉट take anything for granted. It emphasizes that essentially there is some definite cause linked with the behavior and the cause of the behavior. अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसको एक कॉज मानकर उस पर वर्क किया जाता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये एक साइंटिफिक टर्म है, रिलायबिलिटी जनरेट करता है यहाँ पे। तो इसीलिए रिलायबिलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर यहाँ पर होती है इसकी रिसर्चेज में, इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंटिफिक कंसीडर किया जाती है। पॉजिटिव साइंस के बारे में हमने बात की थी कि एक नॉर्मेटिव साइंस से ज़्यादा एक पॉजिटिव साइंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद इसमें अप्लाइड बिहेवियरल साइंस का यूज़ होता है, ये पॉजिटिव साइंस को डेवलप करती है। बहुत सारे पॉइंट्स इस तरीके के और भी हो सकते हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक होती है नेचर में। तो आज हमने ये इतना पढ़ा, आगे हम अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इनफैक्ट इसी में कवर कर लेते हैं तो इसको ठीक रहेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम कवर करते हैं, इससे हमारे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनेंगे पार्ट्स में और आप एक स्ट्रेच में पढ़ पाएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड मैथड्स दैट कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग टीचिंग प्रॉब्लम। टीचिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स बनाना, कुछ ऐसी चीज़ों को पर वर्क करना एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना साइंटिफिक वे में, और टू ट्रेन इन थिंकिंग साइकोलॉजिकली अबाउट एजुकेशनल प्रॉब्लम। हमारी एजुकेशनल लेवल पर जो भी इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, फैमिली लेवल पर भी क्यों ना हो, या सोशल कॉजेज़ भी क्यों ना हो, उन सबको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना और उनके लिए एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ तक आज हमने कवर किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या क्या हैं, टीचिंग लेवल पर स्पेसिफिकली क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द वीडियो हियर बिकॉज आई वॉन्ट यू टू जस्ट फोकस ऑन वट एवर इज बीइंग टॉट इन दिस वीडियो, तभी आप नेक्स्ट तक पहुँच पाएंगे। तो इसको बहुत लंबा इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, एंड आई होप कि ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। वी विल वेरी सून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।